गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज जशना पाल और आज का मेरा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और आदि सभी ग्रीन हाउस गैसेस के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में जो धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है उसी को हम ग्रीन हाउस कहते हैं और इसी के प्रभाव को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ फोरियर नामक वैज्ञानिक ने सन 1928 में किया था। बाद में इस पर प्रयोग सन 1958 ईस्वी में जॉन टेंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने अपने प्रयोग में ऐसे पौधों को लिया जो अत्यधिक सर्द मौसम में नहीं उग पाते, खराब हो जाते हैं। उन्होंने इस प्रयोग में एक कांच का घर लिया, उसमें इन पौधों को रख दिया और ग्रीन हाउस गैसेस भर दी। ये ग्रीन हाउस गैसेस दिन के समय में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये उनकी गर्मी को अवशोषित कर लेती हैं और उन पौधों का पालन करती हैं और रात में फिर पुनः ग्रीन हाउस गैसेस की गर्मी को वापस जाने से रोकती हैं, जिससे पृथ्वी पर एवरेज तापमान बना रहता है। किंतु जब इन ग्रीन हाउस गैसेस की अधिकता हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या कारण है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक घटना होती है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होती है, जो कि प्राकृतिक रूप से हमारे वायुमंडल पर प्रेजेंट होती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि सभी ग्रीन हाउस गैसेस सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी की सतह से अवशोषित कर लेती हैं और फिर पुनः उनको वायुमंडल में जाने से रोकती हैं, जिससे पृथ्वी पर एवरेज तापमान बना रहता है। अब इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस के क्या इफेक्ट हैं? इसके द्वारा पृथ्वी की जलवायु पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। पृथ्वी का वातावरण लगातार गर्म होता चला जा रहा है। हमारे वायुमंडल में समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। यह ओजोन परत हमारे लिए रक्षक परत की तरह कार्य करती है, किंतु ग्रीन हाउस गैसेस में उपस्थित क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ये परत नष्ट हो रही है। अतः हमें ग्रीन हाउस गैसेस पर कंट्रोल करना चाहिए। इसके निवारण के लिए हमें उपाय ढूंढने चाहिए। रोकने के लिए सर्वप्रथम हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर नियंत्रण करना होगा। उस पर नियंत्रण करने के लिए मानवीय संसाधनों जैसे फ्रिज, एसी और कूलिंग मशीनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। चिमनियों से निकलने वाले धुओं और कचरे को दोबारा कैसे उपयोग में लाया जाए, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पौधे लगाने चाहिए, वनीकरण करना चाहिए, वनों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि अगर हम वनों को काटेंगे तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाएगी, जिससे CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। आपको ये कैसा लगा? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।